नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है। इनका नाम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 है। इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा। डिजिटल जगत में मीडिया की आज़ादी पहले से कम हो जाएगी। हम आज इस पर फोकस करेंगे। पहले देखेंगे कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नियम बनाते समय न्यूज़ चैनलों की नियामक संस्था एनबीए और प्रिंट मीडिया की नियामक संस्था भारतीय प्रेस परिषद का हवाला दिया है। क्या इन संस्थाओं के पास रेगुलेटर बनने की पर्याप्त शक्तियां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दंतहीन संस्थाओं का हवाला देकर सरकार ने डिजिटल जगत के लिए दैत्याकार नियंत्रण बना दिया हो? इन संस्थाओं के लिए दंतहीन शब्द का इस्तेमाल अदालतों में ही हुआ है। थोड़े बहुत उदाहरणों के साथ हम यह भी देखेंगे कि अफवाहों को लेकर चिंतित सरकार तब कदम उठाती है क्या जब गोदी मीडिया के संस्थान आईटी सेल अफवाह और फेक न्यूज फैलाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार या बीजेपी के फायदे के लिए फेक न्यूज ठीक है, वही फेक न्यूज खराब है जो उनके खिलाफ है। फिर हम दिवायर के याचिकाकर्ता से भी बात करेंगे। खबरों की कतरनें बता रही हैं कि भारत सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता बनाई है। नए नियम तय किए हैं और सजा का प्रावधान भी है। सरकार ने कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नियामक संस्थाएं हैं, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है। उसी तरह इंटरनेट पर मौजूद ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी नियमों का पालन करना होगा। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं, जिनके यहाँ के कार्यक्रमों की विविधता और व्यापकता इसलिए भी है कि वहाँ किसी तरह का सेंसर नहीं है। नए नियमों के अनुसार अब कंटेंट का कई तरह से वर्गीकरण किया गया है। विवादों के निपटारे के लिए 3 चरणों की व्यवस्था बनाने की बात कही गई है। सरकार कहती है कि उसने ये पहल इसलिए की कि लोगों ने पत्र लिखे, संसद के सदनों में 50 से भी अधिक प्रश्न पूछे गए। जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज़ पोर्टल्स बन गए। वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। यह नियम केवल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होते, बल्कि न्यूज वेबसाइट पर भी लागू होंगे। इन्हें बताना होगा कि कोई सामग्री कहां से प्रकाशित हुई, किसने प्रकाशित की। इन सभी को शिकायतों के निपटारे के लिए एक नियामक संस्था बनानी होगी, जिसके प्रमुख रिटायर्ड जज होंगे। आप जानते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता ना तो इन नियामकों से तय होती है और ना केवल इनके कारण मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है। इन नियामकों के रहते ही भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग दुनिया भर में गिरती जा रही है। देयर हैज टू बी ए प्लेस फॉर मेकिंग ग्रीवेंस। उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए। और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती। तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्री की बात ठीक है कि न्यूज चैनलों की बेशक एक नियामक संस्था है, लेकिन एक ही देश में कुछ चैनल इस नियामक संस्था के सदस्य हैं और बहुत से चैनल नहीं हैं।
किसी चैनल के लिए नियामक संस्था का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप रिपब्लिक चैनल हैं और अर्नब गोस्वामी हैं या दूसरे गोदी मीडिया के एंकर या मालिक हैं चैनल हैं, तो अनुभव और तमाम साक्ष्यों से बताया जा सकता है कि उन पर किसी नियम की कोई बंदिश नहीं है। नैतिक बंदिश तो है ही नहीं। मौजूदा नियामक संस्था का नाम न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है। एनबीएसए के 26 ब्रॉडकास्टर्स और उनके 77 चैनल सदस्य हैं, जबकि चैनलों की संख्या इससे कई सौ गुना ज्यादा है। जुलाई 2019 में 50 चैनलों ने मिलकर एक संस्था बनाई, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन। दिसंबर 2019 में 78 चैनलों की संस्था ने अर्नब गोस्वामी को अपना अध्यक्ष भी चुन लिया। न्यूज चैनलों की नियामक संस्था के अनुभव एक समान नहीं है। कई मामलों में एनबीएसए ने सजा सुनाई तो चैनल ने सदस्यता ही छोड़ दी। कुछ मामलों में इस संस्था ने कॉमन ग्राउंड रूल तय करने में अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन उनमें भी ऐसे मामले ज्यादा होंगे जब सरकार या अदालत के निर्देशों को लागू कराने की बात हो। सुदर्शन न्यूज ने यूपीएससी जिहाद को लेकर कार्यक्रम बनाया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एनबीए से कहा था कि आप टीवी भी देखते हैं, ऐसे न्यूज आइटम पर नियंत्रण क्यों नहीं किया। तब कोर्ट ने कहा था कि बताइए कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। पिछले 7 साल में न्यूज चैनलों पर फेक न्यूज के फैलाने के कई आरोप लगे। बाकायदा लोगों ने सबूत दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन मामलों में नियामक संस्थाओं ने क्या किया या चैनलों ने खुद से क्या किया या सरकार ने क्या किया, यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं, जवाब जानते हैं। महीनों हफ्तों चैनलों पर एक तरफा सांप्रदायिक कार्यक्रम चले, लेकिन उन पर रोक नहीं लगी। ऑल्ट न्यूज ने सैकड़ों फेक न्यूज पकड़े हैं। अब तो सूचना मंत्रालय की इकाई पीआईबी भी फेक न्यूज का लेवल देने लगा है। क्या जब ऑल्ट न्यूज फेक न्यूज पकड़ता है तो उस फेक न्यूज को पीआईबी संज्ञान में लेता है? इस सवाल का जवाब आप खुद भी खोजिए। जैसे आप इस खबर पर पीआईबी के फेक न्यूज का लेवल नहीं देख सकेंगे, जिसे ऑल्ट न्यूज ने उजागर किया। ऑल्ट न्यूज ने दिखाया कि कैसे असम चुनाव से संबंधित एक फेक वीडियो में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एआईयूडीएफ के नेता और सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल को कहते दिखाया गया कि इसी भारत पर मुगलों ने 800 साल राज किया है, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। इस वीडियो को वायरल कराया गया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने शेयर किया, अजमल को जिहादी लिखा। यही नहीं, दूरदर्शन के पत्रकार एंकर ने भी इसे शेयर किया। एबीपी और इंडिया टीवी की न्यूज एंकर ने भी शेयर किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी एक हैंडल को फॉलो करते हैं, सोल फैक्ट्स, उसने भी शेयर किया। ऑल्ट न्यूज की अनुराधा ने अपने शोध में पाया कि अजमल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पूरा वीडियो देखने पर अजमल कुछ और कह रहे हैं कि मुगल बादशाहों ने 800 साल राज किया, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दें। ये बात कह रहे हैं। आप पूरी रिपोर्ट ऑल्ट न्यूज की साइट पर पढ़ सकते हैं। इसी साल 18 जनवरी को जब फर्जी टीआरपी का मामला आया, तब एनबीए ने अर्नब के चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उस मांग का क्या हुआ? एनबीए खुद अर्नब गोस्वामी के चैनल को लेकर फाइन नहीं कर सकती है। यह बात प्रकाश जावड़ेकर ने नहीं बताई या उन्हें बताने का मौका नहीं मिला होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसी की जगह कोई ऐसा चैनल होता जो सवाल करता रहा हो तो एनबीए और सरकार दोनों सक्रिय हो जाती। एनबीए ने यह भी कहा कि रेटिंग एजेंसी बार को पहले भी शिकायत की गई, मगर उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे साफ होता है कि रेटिंग एजेंसी भी एनबीए की बात नहीं मानती है। तो आपने देखा कि डिजिटल मीडिया के लिए सख्त नियम लाकर सरकार जिस नियामक संस्था का हवाला दे रही है, उसके पास कोई खास शक्ति नहीं है। तमाम चैनलों के पास आजादी है कि वे एनबीए का सदस्य ना बने। क्या यही आजादी डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास होगी, नेटफ्लिक्स के पास होगी, अमेजॉन के पास होगी? यह बात सुशांत सिंह राजपूत के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कही है। अब आते हैं भारतीय प्रेस परिषद या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर। अगस्त 2019 में इस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा जम्मू कश्मीर में मीडिया पर अंकुश लगाए जाने का समर्थन किया था। अनुराधा भसीन के मामले में आप इंटरनेट से खबरें निकालकर देख सकते हैं। जब आलोचना हुई तब राय बदली। क्या तब सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आगे आई थी? 2018 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के उल्लंघन करने पर किसी मीडिया संस्थान या व्यक्ति को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो आपने देखा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन दंतहीन संस्थाएं हैं।
क्या इसी तरह की नियामक संस्था सरकार ने इंटरनेट के प्लेटफॉर्म के लिए बनाई है? जवाब है नहीं। बहरहाल सूचना प्रसारण मंत्री का एक और बयान देखिए। यह सब 25 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा है। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है। फेक न्यूज का तो यह हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं। जब प्रकाश जी ने यहां फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन। मंत्री जी यह बात मिस कर गए कि न्यूज चैनल भी फेक न्यूज फैलाते रहे हैं। मीडिया से गलती होती है और चूक भी होती है, जिसे सुधार करने की परंपरा है, यह अलग बात है। लेकिन फेक न्यूज अलग कैटेगरी है। जब 2000 के नोट में नैनो चिप की अफवाह उड़ी थी न्यूज चैनल से, तब क्या सरकार चिंतित हुई थी? इसी तरह अनेक मामलों में सांप्रदायिक अफवाहें फैलाई गईं, तब सरकार ने क्या किया? अगर सरकार वाकई अफवाहों को लेकर सीरियस है तो मैं गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सुनाना चाहता हूं। यह बयान उन्होंने 2018 में कोटा में भी दिया और इसी तरह का बयान कोलकाता में भी दिया। बहुत सावधानी से इसमें अच्छी बात भी है और बहुत सावधानी से इसमें वो बात भी है जिसे करने की वो सलाह दे जाते हैं, जिसे सुविधा के हिसाब से आप कह सकते हैं कि हमने तो वो मना किया था, और आप देख भी सकें कि जो मना किया था वो बात कह भी दी गई। हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े सवेरे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने समझे बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चाटा मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। समझ में आता है? एक करने जैसा काम है मगर करना मत। अच्छा काम भी कर सकते हैं हम, जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर एक फैलने का काम हुआ। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल के जरिए किन लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं और उनकी बातों को नेताओं ने अपने मन से कहा है। आज भी वो बातें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की वेबसाइट आ गई हैं। उन पर सरकार ने क्या कोई एक्शन लिया, क्या लेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन अफवाहों के नाम पर उन वेबसाइटों को कुचलने की तैयारी है जो सरकार से सवाल करती हैं? ऐसा कई लोग कह भी रहे हैं। आप जानते हैं कि हर टीवी में चाइल्ड लॉक होता है और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पर बच्चों के देखने की अलग कैटेगरी होती है। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप जो भी देखेंगे आपके नाम के नीचे सारी जानकारी उस प्लेटफॉर्म पर होती है। घर में लोग जान जाते हैं कि किसने क्या देखा। बच्चों के लिए भी अलग से मार्क किया होता है। एक अलग प्रोफाइल बच्चों के लिए बना सकते हैं जिसमें 12 साल की उम्र से ऊपर का कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। माता पिता भी चेक कर सकते हैं। ये सब पहले से प्राइम और नेटफ्लिक्स में है, लेकिन पेरेंटल लॉ का सहारा लेकर नए नियमों का बचाव किया गया। नए आईटी नियमों को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता जताई है। गिल्ड ने अपने बयान में कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत जो नियम बनाए गए हैं, इससे इंटरनेट पर काम करने वाले प्रकाशकों के काम में बुनियादी बदलाव आ जाएगा। इससे भारत में मीडिया की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगेगा। इन नियमों से केंद्र सरकार को शक्ति मिलती है कि वह देश भर में कहीं भी प्रकाशित किसी समाचार को ब्लॉक कर दे, डिलीट कर दे या उसमें बदलाव कर दे, बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के। इन नियमों के कई प्रावधान डिजिटल न्यूज मीडिया और व्यापक रूप से मीडिया को अवांछित अंकुश लगा देते हैं। एडिटर्स गिल्ड को इस बात की चिंता है
कि सरकार ने नियमों की अधिसूचना जारी करने से पहले किसी भी स्टेक होल्डर से राय मशविरा नहीं किया। गिल्ड मांग करता है कि इन नियमों पर रोक लगा दी जाए और सभी पक्षों के साथ मानीखेज बातचीत हो। सरकार इस बात को नोट करे कि सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के नाम पर वह स्वतंत्र मीडिया को मिली संवैधानिक सुरक्षा को खत्म नहीं कर सकती है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। इन नियमों के संदर्भ में कैरवान पत्रिका में हरतोष सिंह बल ने एक शानदार रिपोर्ट की और रिपोर्ट काफी चर्चित हुई। यह रिपोर्ट अभी भी हिंदी और अंग्रेजी में उनकी वेबसाइट पर है। इसमें बताया गया है कि सरकार के मंत्री पिछले साल इस बात को लेकर चिंतित थे कि सरकार के खिलाफ छपने वाली खबरों, पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर कैसे लगाम लगाएं, और उसी संदर्भ में ये कानून, ये नियम आते हैं। यह खबर अभी भी आपको वहां साइट पर मिलेगी। इसमें तो पत्रकार भी राय देते हुए मिल जाएंगे इस रिपोर्ट में कि पत्रकारों को कैसे गुलाम बनाया जाए, कैसे उन्हें चिन्हित किया जाए। आज गांधी होते तो दांडी मार्च नहीं, मीडिया की आजादी के लिए मार्च कर रहे होते। न्यूज मिनट और द वायर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। द वायर ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को रद्द कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। नित्या रामाकृष्णन वायर और न्यूज मिनट की तरफ से यह केस लड़ रही हैं। लाइव लॉ ने भी केरल हाई कोर्ट में इन नियमों को चुनौती दी है। केरल हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हमारे साथ बात करने के लिए एमके वेणु मौजूद हैं। वेणु, मेरा सवाल यही है कि आपकी याचिका में कौन सी बातों को लेकर आधार बनाए गए हैं? क्यों आपको लगता है कि इंटरनेट मीडिया में जो प्रेस की आज़ादी है वो चली जाएगी? और सरकार तो यही कहती है कि वो हस्तक्षेप नहीं कर रही है, वो चाहती है कि आप कुछ आचार संहिता का पालन करें और कुछ कानून का पालन करें और खुद ही उस कानून को लागू करें। हाँ, तो रवीश, हमारी जो याचिका है वो केवल जो आईटी एक्ट 2000 जो आईटी एक्ट है जिसके तहत नए रूल्स ला के जो न्यूज मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया को उसमें कवर किया गया है। हम केवल यही बोल रहे हैं कोर्ट में कि आईटी एक्ट के तहत, आईटी एक्ट 2000 जो है उसके तहत आप न्यूज को आप रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस एक्ट में न्यूज का कहीं भी कोई मेंशन ही नहीं है। न्यूज कंटेंट का वो एक्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है। वो एक्ट केवल जिसे कहते हैं इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म, जैसे आप जैसे टेलीकॉम कंपनी के जो ऑप्टिक्स फाइबर और ये जो फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, केवल प्लेटफॉर्म को लेके जो इंटरमीडिएरी है जो कंटेंट नहीं बनाते हैं, वो केवल उन्हीं को रेगुलेट करने की उसमें उसका लीगल फ्रेमवर्क है। तो हमारा सबसे पहला यह है कि जो उस आईटी एक्ट के तहत आप इसको न्यूज कंटेंट को आप रेगुलेट नहीं कर सकते। और दूसरा उसमें यह है कि हमने ये भी कहा है कि जो नए रूल्स जो सरकार लेके आई है उसके तहत जो बाबुओं को, ब्यूरोक्रेट्स को इतनी पावर दे दी गई है कि ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा न्यूज सही है, कौन सा गलत है, कौन सा अच्छे टेस्ट में है, कौन सा गलत टेस्ट में है, और उसमें ऐसे इतने डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं। जो हमारा कहना याचिका में हमारा ये कहना है कि ये सरकार नहीं डिसाइड कर सकती। किसी भी डेमोक्रेसी में जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड हो कॉन्स्टिट्यूशन में, कभी सरकार नहीं डिसाइड कर सकती क्या न्यूज सही है, क्या न्यूज गलत है। उसके लिए हम भी कह रहे हैं कि हमें रेगुलेट कीजिए, मगर एक लीगल फ्रेमवर्क एक होना चाहिए सेल्फ रेगुलेशन का भी, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है और जैसे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो अभी आपने देखा डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ने भी कल जो मीटिंग करी थी आईएनबी मिनिस्टर से, उन्होंने यही कहा कि अभी जो रेगुलेशन है वो काफी है। उसको न्यूज मीडिया को आप जो नए वाले रूल्स में ओटीटी के साथ जो कि और कई चीजों को रेगुलेट कर रही है। ओटीटी में तो नेटफ्लिक्स और ये हॉटस्टार जो फिल्में बनाते हैं वो सब चीजें आ जाती हैं। तो उनके साथ न्यूज को आप दोनों को मिलाइए। और न्यूज का हमेशा अलग आधार रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में भी
और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी न्यूज का अलग आधार है। न्यूज सरकार नहीं डिसाइड कर सकती। आप कुछ उदाहरण दे के बता सकते हैं क्या, जो आपकी आशंकाएं हैं वो किस तरह की हैं? क्या कोई यूट्यूबर जो किसान आंदोलन को कवर कर रहा है, या आजकल जिलों में भी खबरें आने लगी हैं कि कोई बात लिखने या लिंक शेयर करने पे उसके खिलाफ आईटी एक्ट लगा दिया गया है, तो किस तरह के लोग इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए रवीश, इसमें दो चीजें हैं। सरकार की सबसे ज्यादा सरकार को किस बात से एक डर है और किस बात की इनको इनसिक्योरिटी है, वो ये है कि चीजें वायरल हो जाती हैं, जैसे कई मंत्रियों ने कहा। अब वायरल रवि, छोटे डिजिटल न्यूज मीडिया थोड़ी वायरल करते हैं, हमें तो पढ़ने वाले लोग ही बहुत कम है। वायरल होता है प्लेटफॉर्म में। तो आप प्लेटफॉर्म को आप तो वैसे रेगुलेट कर ही रहे हैं, जिस तरह अभी पीछे किसानों के आंदोलन के चलते रविशंकर प्रसाद और सरकार ने ट्विटर को बोला कि आप इन पोस्टों को हटाइए, तो ट्विटर ने कुछ पोस्टों को हटाया, कुछ पोस्टों को नहीं हटाया, क्योंकि ट्विटर कहता है कि वो भी अपने अमेरिकन लॉज उन पे लागू होते हैं, जिसमें अमेरिका में भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में उनको दिया जाता है, तो वो अपने लॉ को फॉलो कर रहे थे और कई चीजों को उन्होंने हटाया नहीं। उसको लेके इनको नाराजगी हुई, फिर उन्होंने कहा कि हम इनको सब वो करेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म वगैरह को अंकुश लगाएंगे। अच्छा, सोशल प्लेटफॉर्म कहते कहते रवीश, ये छोटे डिजिटल न्यूज साइट्स पे आ गए। अब छोटे डिजिटल न्यूज साइट्स अब स्टोरीज करती हैं, फैक्ट्स लाती हैं, लोगों को इंटरव्यू करती हैं, उसमें टेक्स्ट भी है, वीडियो भी है। तो इसमें इन लोग को ये जो अभी जो पावर दी गई है, अब तो ये ब्यूरोक्रेट ये भी कह सकता है कि किसी डिजिटल वेबसाइट को, चाहे वो स्क्रॉल हो या वायर हो, कि आप ये चीजें जो है ये देश के सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ जाता है और ये इसको आप हटाइए। और पूछने की भी जरूरत नहीं, बिना पूछे पावर दी गई है कि आप बिना कंसल्ट किए आप उसको हटा सकते हैं। तो यही चीज को हमने चैलेंज किया कि एग्जीक्यूटिव सरकार के पास ये पावर नहीं है। इसे पार्लियामेंट में आप लॉ लाने की जरूरत है, डिस्कस कीजिएगा, और इस पे एक प्रॉपर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये नहीं हो सकता। इस पे अगर आप लॉ लाना चाहते हो, आप लॉ लाइए पार्लियामेंट में, चाहे उस पे डिबेट हो, अगर वो पास करना चाहते, सबको साफ साफ पता चले कि किस तरह का कानून आ रहा है। हाँ? सबको साफ साफ पता चले। वेणु, मेरा सवाल ये है कि एडिटर्स गिल्ड ने तो कहा कि किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, जैसे किसान आंदोलन ने भी कहा कि कृषि कानून आ गए, किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई। अब बाद में बातचीत हो रही है, जिस तरह से कल प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कुछ संस्थाओं से बातचीत हुई है, उसमें भी कई संस्थाएं जो हैं वो नहीं थीं। पर ये मैं जानना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा है कि 69A के जो प्रावधान हैं वो इसमें मिला दिए गए हैं आईटी एक्ट में। इन्होंने देवदत्ता मुखोपाध्याय ने लिखा है, तो इस बात को आम दर्शक कैसे समझें? इसमें रवीश, जहां तक पहले आपने जो सवाल उठाया, ये बात सही है कि इन्होंने जैसे फार्म लॉ और इसमें एक सिमिलरिटी है, कंसल्टेशन फार्म लॉ में फिर भी हुआ रवीश, और फार्म लॉ को पार्लियामेंट में लाया गया, जैसे भी कैसे करके आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। उन्होंने उसको पुश करके उसको पास किया। यहां तो कुछ ना कंसल्टेशन हुआ है, ना कोई पार्लियामेंट में लॉ लाया गया है। और अब प्रकाश जावड़ेकर जी जो आईएनबी मिनिस्टर है, उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों से कंसल्टेशन कर रहे थे पिछले 8-10 महीने से। आपको याद होगा कोरोना के चलते कई ओटीटी प्लेटफॉर्म में, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन, इन सब में चीजें फिल्में आ रही थी, तो तब भी ये डिबेट चल रहा था भी ये तो सेंसर बोर्ड के थ्रू नहीं जा रही, इनको कैसे रेगुलेट करें, तो वो तो बात चल रही थी। मगर न्यूज वालों से रवीश अभी तक कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। कल ये पहला कंसल्टेशन हुआ है जो डिजिटल न्यूज मीडिया एसोसिएशन, जो कि पुराने जो अखबार और टेलीविजन चैनल जिन्होंने डिजिटल लॉन्च किया है, जिसमें आपके एनडीटीवी भी आता है, उनसे इन्होंने पहली बार कंसल्ट किया। और जो बॉर्न डिजिटल है, जो पैदा ही डिजिटल में हुए, जैसे छोटे डिजिटल, जैसे वायर हुआ, स्क्रॉल, और आप न्यूज क्लिक हुआ, या न्यूज लॉन्ड्री, या न्यूज मिनट, जो हमारी याचिका में शामिल है, जिनकी जो एडिटर धन्या, हमारे से तो कोई बातचीत हुई नहीं है। और हमने इनको हमारा भी एक एसोसिएशन है, छोटे लोगों का एसोसिएशन है, डीजी पब का कहलाता है,
इनको हमने लिखा है, मगर उसका अभी तक कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि आपकी जो याचिका है वो न्यूज़ की तरफ से याचिका है कि न्यूज़ वेबसाइट जो हैं उसमें ये बर्बाद हो जाएंगी या उनकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगी। OTT प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, वो हमारे दर्शक कंफ्यूज ना हो तो हम बता दें कि अभी हम उनकी आपत्तियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इनकी न्यूज़ चैनल की आपत्तियों की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ज़िले में जो पत्रकार है, जो व्यक्ति है जो अकेले स्तर पर रिकॉर्डिंग कर रहा है, अपने प्लेटफॉर्म पे डालता है, अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है और चला रहा है, वो इस नियम के दायरे में आएगा तो किस तरह का असर पड़ेगा? उसमें रवीश, जो जैसे आज की तारीख में सोशल प्लेटफॉर्म में तकरीबन 5 से 8% जो कंटेंट होता है वो यूजर जनरेटेड होता है। ज्यादातर आप देखिएगा फेसबुक, ट्विटर वगैरह औरों का कंटेंट, हमारा कंटेंट, आपका कंटेंट जो आप प्रोग्राम करते हो वो यूट्यूब में जाता है। मगर इनका यूजर जनरेटेड कंटेंट जो जिसमें लोग जो इस्तेमाल करते हैं फेसबुक और यूट्यूब वगैरह, वो खुद भी करके डालते हैं। अब क्या होगा कि इसमें ये यूट्यूब और यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब इसके दायरे में है। तो अगर इंडिविजुअल जो आप अपना एक किसान आंदोलन पे कुछ डाल रहे हो तो वो उसको भी रोका जा सकता है। इस रूल के तहत सरकार इनको बोल सकती है कि आप इसे हटाएं, जिस तरह सरकार ने ट्विटर को बोला कि आप हटाएं अपने कई पोस्ट को। जो एनबीए है, आप एनबीए को देखिए तो उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं है। अनिवार्य रूप से आप पर पाबंदी नहीं है कि आप सदस्य बने, आप नहीं भी हो। ज्यादातर चैनल उसके सदस्य नहीं है। वो अगर किसी को ज्यादा सजा दे दे तो चैनल सदस्यता छोड़ भी देता है, अपना संगठन बना लेता है। वही हाल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का है। तो इनके पास तो शक्तियां नहीं हैं। तो इनका उदाहरण देकर ये जो नियम लाए गए हैं वो क्या तुलना दोनों में सही है? देखिए रवीश, अभी प्रॉब्लम यह है, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया में सबसे फ्रीडम ऑफ स्पीच में सबसे बड़ी बात क्या है कि मीडिया में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। छोटे लोग भी होने चाहिए, मध्यम वर्ग के भी मीडिया होनी चाहिए, बड़े भी होने चाहिए। जहां तक न्यूज का सवाल है, अभी तक सेल्फ रेगुलेशन न्यूज में है। वो कहां लागू होता हुआ नजर आता है वेणु? आप इतना देखिए, इतने फेक न्यूज फैलाए गए, इतने कम्युनल टोन में न्यूज चैनल कवर करते हैं। तो रवि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात इस पूरे एपिसोड में यह है कि वही जो राइट विंग मीडिया जो इन सब सेल्फ रेगुलेशन का उल्लंघन करते हुए और एक कम्युनल और डिवाइसिव कंटेंट, फेक नैरेटिव जिन्होंने दिया है और जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा भी है उसको लेके, तबलीगी जमात या जो भी सुशांत सिंह राजपूत, अब वही राइट विंग मीडिया का उदाहरण देके सरकार पूरे मीडिया पे अंकुश लगाना चाहती है। ये मेरे हिसाब से सबसे बहुत ही ट्रैजिक एक एपिसोड है कि जो चीज आपके समर्थक जो मीडिया, जो उन्होंने जो काम किया है सोसाइटी में, जिस तरह के डिवाइसिव जो नैरेटिव फैलाया है, आप उसी का उदाहरण देके आप पूरे मीडिया पे अंकुश लगा रहे हैं, छोटे पे भी अंकुश लगा रहे हैं, अखबारों पे भी। अभी तो अखबारों को तो छोड़ा हुआ है, मगर डिजिटल न्यूज पे अंकुश लगाया जा रहा है। तो जो अच्छा डिजिटल न्यूज है, जो थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो भी इसके लपेटे में आ रहा है। और अब आगे जाके देखना पड़ेगा कि भाई ये सब सरकार पे निर्भर है। सरकार अब रूल्स तो लिया ही है और सब पे रूल्स लागू होगी। छोटे लोगों पे खूब इस पे बड़ा कॉस्ट भी इंपोज होगा। अब छोटे लोग सह पाएंगे कि नहीं, पता नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। ये सब जी, बहुत बहुत शुक्रिया वेणु हमसे बात करने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। केंद्र ही नहीं, राज्य भी अपनी ओर से मीडिया में खबर आ जाने से चिंतित हैं। कर्नाटक में मीडिया की नकेल कसने की तैयारी चल रही है। नेहाल किदवई की ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा आजकल काफी दबाव में हैं। बजट सत्र की शुरुआत के वक्त एक मंत्री को विवादास्पद सीडी के बाद इस्तीफा देना पड़ा और 6 मंत्रियों ने अदालत से एंटी-सेपेटरी इंजंक्शन के जरिए ऐसी किसी भी रिपोर्ट को दिखाने या लिखने पर रोक लगवा दी जिससे उनकी छवि खराब हो सकती है।
ऐसे में अब एक नया कानून बनाने पर विचार विमर्श चल रहा है, जिसके जरिए वैसी किसी भी रिपोर्ट को लिखने या दिखाने पर रोक होगी जिसकी प्रामाणिकता को अदालत ने सही नहीं ठहराया हो, यानी किसी नेता, मंत्री, अधिकारी की सीडी या फिर ऐसी कोई रिपोर्ट जो सीधे उनकी छवि खराब करती हो। They have discussed lot of things. देखिए, कुछ विधायक आए थे, बात हुई, आईटी एक्ट भी है, विचार हो रहा है। So we are just examining the whole issue. So will that be brought into assembly as well? We are examining. मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने भी नए कानून की तरफ इशारा किया है। जिन 6 मंत्रियों को अदालत से राहत मिली है, वो कांग्रेस जेडीएस के उन 17 विधायकों में से हैं जिनकी बगावत की वजह से कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जेडीएस की साझा सरकार कर्नाटक में गिरी थी और बाद में बीजेपी ने येडियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाई। It is their face. यही बीजेपी का चेहरा है। अगर सब ठीक है, सभी पाक साफ है, तो डर कैसा? नया कानून क्यों? हम डरे हुए नहीं, हमें चिंता नहीं है। You need not worry about it. Whatever law Karnataka government wants. सीडी रिलीज ना हो, इसलिए कर्नाटक सरकार ये कानून क्यों लाना चाहती है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उनको सदन में वजह बतानी चाहिए कि ये कानून क्यों है। With an explanation, what is the need of this law? मौजूदा सीडी विवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप से जुड़ी रिपोर्ट दिखाने पर अदालत ने रोक लगाई है और अदालत के निर्देश पर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने भी आदेश जारी किया है। मौजूदा दौर में मीडिया की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसकी वजह भी है, लेकिन जिस नए कानून की चर्चा फिलहाल कर्नाटक में चल रही है, इसकी टाइमिंग को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है कि कहीं सरकार नैतिकता की आड़ में मीडिया को काबू में करने की कोशिश तो नहीं कर रही। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।